गौरीशंकर दुबे यहाँ श्रम शिविर स्थित सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में बैठा हूँ और मेरे पास जो आदरणीय देवी बैठी हैं वे हैं मेघना भट्ट साहब जो कि सहायक श्रम आयुक्त हैं। आदरणीय मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि श्रमिकों से संबंधित समस्याएं वे चाहे वे संस्थागत हो वो साल भर में कितनी रही? हमारे यहाँ लगातार शिकायतें प्राप्त होती हैं। हम अगर वित्तीय वर्षवार चलें तो वर्ष 21-22 में 600 शिकायतें मेरे कार्यालय में प्राप्त हुई थी जो बेसिकली वेतन भुगतान से संबंधित हैं, उनको सेवा से अलग करने के संबंधित हैं, या जो श्रम कानूनों में प्रावधान है जैसे न्यूनतम वेतन से कम वेतन देना, छुट्टियों का पैसा नहीं देना, बोनस नहीं देना, इनसे संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। जी, अगर श्रमिकों को जो वेतन दिया गया उसका फिगर क्या है? हमारे यहाँ जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारी श्रम निरीक्षकों की टीम बहुत ही मुस्तैदी से कार्य करती है। किसी भी मोर्चे पे शिकायत प्राप्त हुई हो, चाहे सीएम हेल्पलाइन हो, चाहे कार्यालय में सीधी प्राप्त हुई हो, किसी भी स्रोत से प्राप्त हुई हो, इनफैक्ट अगर ईमेल या किसी के व्हाट्सएप या फ़ोन पे भी अगर कोई कंप्लेंट करता है तो उस पर हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। हमारे सभी लेबर इंस्पेक्टर्स मुस्तैदी से कार्य करते हैं। आप ये जान के आपको खुशी होगी कि जो हमारे कार्यालय में गत वर्ष 600 के लगभग शिकायतें प्राप्त हुई थी, सभी में उनकी संतुष्टि से, नियोजकों अपने कर्मचारियों की संतुष्टि से पूरा कार्य किया गया। जिन श्रमिकों का वेतन बकाया था उनको बकाया वेतन की राशि दिलवाई गई और ये आंकड़ा 1 करोड़ के लगभग है। जी, जैसा कि 12 जून से बाल श्रम पखवाड़ा आपने शुरू किया तो इसमें आपके आदरणीय क्या उपलब्धियाँ रही? 12 जून से लेके 20 जून तक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार और भारत सरकार की मंशा थी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने उसके अनुसार निर्देश दिए और पूरे ज़िले के लिए मुझे नोडल अधिकारी बनाया गया था, प्रशासन की ओर से भी और हमारे विभाग की ओर से भी, और यहाँ पे हमने प्रभावी कार्रवाई करी है। लगातार 12 से लेकर 20 जून तक विभिन्न क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्र में और इंदौर के ऐसे सभी प्रमुख स्थानों पे जहाँ पे बाल श्रमिकों के नियोजन की संभावना अधिक थी, वहाँ पे एक तो हमने प्रचार प्रसार अभियान चलाया और दूसरी ओर रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जहाँ पे बच्चे नियोजित पाए। और इन रेस्क्यू ऑपरेशंस के तहत में अभी हमको 9 बाल श्रमिक जो 14 वर्ष से कम के थे वो मिले हैं और 23 किशोर श्रम मिले हैं जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध कार्य कराया जा रहा था। इन सभी को हमने बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया, उनकी काउंसलिंग की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है कि शिक्षा आवश्यक है, शिक्षा से जो है अपना भविष्य बेहतर बनाए और साथ ही हम बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई करने के लिए भी तत्पर। जी, आदरणीय जैसा कि चाइल्ड लाइन भी छापेमार कार्रवाई करता है, वो आपको कोई सहयोग करते हैं? आपकी संस्था उसका कोई सहयोग लेती है? जी हाँ, ये एक संयुक्त प्रयास है। जी, चाइल्ड लाइन बाल श्रम के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है और ये एक ऐसा मैकेनिज्म है चाइल्ड लाइन जो बाल श्रमिकों से संबंधित विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करता है और साथ में उसको शेयर करता है जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जो जिला प्रशासन लेवल की पूरी टीम बनी हुई है उनके साथ शेयर करता है। इसमें सबसे प्रमुख तो हमारा विभाग ही कह सकते हैं, फिर पुलिस विभाग है, महिला बाल विकास विभाग है, ये सभी मिलके हम इकट्ठा कार्रवाई करते हैं और ये संयुक्त प्रयास के माध्यम से ही बाल श्रमिकों के उन्मूलन के लिए जिले में प्रभावी कार्रवाई। जी, 2 साल आदरणीय पूरी दुनिया ने कोरोना काल देखा और यदि बीते 6 माह की बात की जाए तो हम लॉकडाउन से बाहर आए, जीवन सामान्य हुआ है और आपने यदि उचित निरीक्षण किया हो तो क्या उसका कार्रवाई का स्तर है? निरीक्षण आपका से तात्पर्य आपका विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत जो छापेमार कार्रवाई करते हैं निरीक्षण? जी जी, देखिए हम जो है विभिन्न
सामाजिक कानूनों की बात करें तो सामाजिक कानूनों के संरक्षक हैं। सामाजिक कानून यानी वह कानून जो कहीं ना कहीं श्रमिक के सामाजिक आर्थिक हितों को प्रभावित करते हैं। तो कोरोना काल में देखिए आप सभी श्रमिकों को बहुत सी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि नियोजकों को भी कहीं ना कहीं उनके व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। तो बहुत ही बुरे समय से निकले हैं सभी लोग, और इसमें हमारे डिपार्टमेंट ने, लेबर डिपार्टमेंट ने कोशिश करी है कि मध्यस्थता कराएं दोनों पक्षों के मध्य और एक समुचित हल निकालें जो भविष्य में औद्योगिक संस्थानों को जीवित रहने के लिए भी मदद करें, और साथ ही श्रमिकों को किसी ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े कि वो जीवन यापन करना उनका दुर्भर हो जाए। फिर भी उनका दंडात्मक कार्रवाई की गई है तो उसका फिगर देखिए अब कोरोना काल समाप्त हो चुका है और हमारा दायित्व है कि विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए हम उनका हिस्सारक्षण करें हमारे श्रमिकों का। तो अभी हम देखें आप तो इस पिछले वित्तीय वर्ष में हमने लगभग 1400 के आसपास 1354 निरीक्षण किए हैं, और जिन नियोजकों के द्वारा कहीं ना कहीं श्रम कानूनों का पालन नहीं किया गया, श्रमिकों को विभिन्न हित लाभों से देने से वंचित किया, उनके अगेंस्ट 235 हमने अभियोजन माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी में लगाए, और जहां प्रशमन आवश्यक हुआ है, प्रशमन यानी कंपाउंडिंग, वो भी मैंने अपने स्तर पर किया। ये दुकान एवं स्थापना अधिनियम लाइसेंस का प्रोसीजर क्या है, ये जानना चाहता हूँ। दुकान एवं स्थापना अधिनियम का प्रोसीजर शासन की तरफ से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का बेहतरीन उदाहरण है। उसमें मात्र 280 रुपये किसी भी जो इच्छुक नियोजक है या स्थापना का मालिक है उसको किसी भी MP ऑनलाइन के माध्यम से जमा कराना होता है, और या फिर वो अपने स्वयं के द्वारा भी किसी भी सिस्टम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसमें जो शासकीय चालान भरा जाता है वो 200 रुपये का भरा जाता है 3 श्रमिकों के नियोजन तक, और 3 से अधिक कितने भी श्रमिक हो तो 250 रुपये जो है उसका चालान अपेक्षित है। अगर वो MP ऑनलाइन के माध्यम से कर रहा है तो 80 रुपये उसको अतिरिक्त लगते हैं MP ऑनलाइन की फीस के रूप में। जैसे नगर निगम मुख्यालय परिसर के आसपास देखें, जिला कोर्ट के आसपास देखें, इवन मिल क्षेत्र में देखें, तो ऑनलाइन के माध्यम से गुमास्ता रिन्यूअल या गुमास्ता लाइसेंस बनाने के 1800 से 2000 रुपये तक वसूले जाते हैं। तो आपकी टीम ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की या भविष्य में करना चाहेंगे आप, करेंगे आप? ये अगर ऐसी समस्या आ रही है तो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम कह सकते हैं कि शायद जागरूकता की कमी है। हम तो सेकेंड एंड पे हैं सर, उसमें यह है कि हमारे पास जो भी आवेदन सही आता है उसे हमको 24 घंटे में, मतलब जैसे आज मुझे आवेदन प्राप्त हुआ है ना, तो उस अगले दिन 12 बजे के पूर्व तक मुझे उसका रजिस्ट्रेशन जो है जारी करना है। लेकिन इसकी अदर शिकायत कहाँ की जा सकती है? इसमें अगर आपके पास शिकायत है, आप लिखित में शिकायत करें तो निश्चित रूप से हम हमारे मुख्यालय के माध्यम से MP ऑनलाइन के लिए जो अथॉरिटी बनी हुई है उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सके, इसलिए भी कुछ उनके नियम वगैरह हैं, तो उसके तहत बिल्कुल कार्रवाई करें। लिखित में हमें कोई शिकायत वर्तमान में प्राप्त नहीं, अगर है होगी तो हम निश्चित कर सकते हैं। आदरणीय मेघना मैडम, आपको ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम में जुडिशल पावर है, तो इस तरह के प्रकरणों का निराकरण आपने कोई बीते साल में कैसा किया? ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत इंदौर को हम देखें तो यहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 585 केसेस अभी लंबित हैं। और मैंने पिछले साल यद्यपि कुछ समय कोरोना के कारण प्रभावित रहा, फिर भी हमने पूरे प्रिकॉशंस लेते हुए और सुनवाई स्थगित नहीं की, इंदौर में हमने नहीं की पिछले साल। हाँ, ये जरूर है कि लॉकडाउन अवधि में तो वो बंद रखना पड़ा, तो सुनवाई की और करीबन 160 केसेस मैंने पिछले साल डिस्पोज किए, जिसमें जो है 1.5 करोड़ की राशि संलग्न थी। अभी ये कोई लंबित पड़े हैं?
इसमें ये काम चल रहा है उनका? लगातार काम चल रहा है। जी अभी जैसे अप्रैल से लेकर अभी तक भी मैंने 100 केसेस निपटा दिए हैं। जी और पर केसेस चूँकि ये बड़ी जगह है, यहाँ पे ग्रेजुटी की विवाद अधिक है, तो उतनी संख्या में आते भी जा रहे हैं। तो अभी लंबित रहने की स्थिति तो लगभग समान लगेगी। ये एक सवाल मुझे पढ़कर बोलना पड़ेगा। कुल निर्माण भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1% शेष वसूलते हैं आप, तो इसमें आपने शेष की वसूली ऑर्डर रेवेन्यू का क्या फिगर प्राप्त किया? उपकर एक बहुत महत्वपूर्ण उपकर का वसूली जी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है हमारी दृष्टि से। इसके माध्यम से जो भवन सन्निर्माण के श्रमिक हैं उनके लिए सभी कल्याणकारी योजनाएं संचालित होती हैं। जी इंदौर में पिछले साल हमने 20 करोड़ कर राशि वसूली की थी। हमारे सभी श्रम निरीक्षक जो उपकर संग्राहक भी हैं, उनके माध्यम से जो भी नवीन निर्माण कार्य होते हैं उसके बारे में लगातार प्रकरण हमारे यहाँ पंजीबद्ध कराए जाते हैं। और हमारी ये कोशिश रहती है कि समय सीमा में उसमें उपकर निर्धारण करें और उसे जमा कराएं। और अभी भी हमने इस साल भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। अभी आप देखें तो अप्रैल से अभी तक भी लगभग 60 के आसपास प्रकरणों का निराकरण हो गया है। और उसमें जो हमको 5 करोड़ के आसपास उपकर की राशि प्राप्त हुई है। इसके अलावा अब हमारा ये प्रयास है कि जिसमें आरआरसी जारी हुई है, मतलब रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट, उसमें हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से थोड़ा सा उनको निवेदन करके तहसीलदारों को भी ये कार्य में गति लाने के लिए निर्देश दें। आदरणीय, जिस स्थान पर हम आपके कार्यालय में बैठे हैं, वहाँ आपकी टीम के साथियों की संख्या क्या है? मेरे यहाँ अभी 20 श्रम निरीक्षक जो कि मैदानी अधिकारी हैं वो कार्यरत हैं। उसके अलावा स्टाफ है जी, जो डेस्क पर बैठते हैं उनकी संख्या कितनी? अभी 5 क्लरिकल स्टाफ। ऐसा बोल सकते हैं जितने भी आपके संपूर्ण कार्य हैं वो अनवरत चल रहे हैं, कोई भी पेंडिंग नहीं है? कार्य अनवरत चल रहे हैं। पेंडेंसी तो देखिए इसलिए बनेगी क्योंकि हम निराकरण भी करेंगे, नए भी आएंगे। तो बाकी हमारा प्रयास है कि समय सीमा में सब कार्य करें, विलम्ब किसी स्थिति में ना हो। फिर भी आपके जो मैदानी निरीक्षक हैं और आपकी जो डेस्क की टीम है, उसमें यदि आप कुछ 2-3 खास विभागों की फील्ड करवाना चाहेंगे और उनके संबंध में कुछ कहना चाहेंगे तो बोल सकते? देखिए मेरे यहाँ शिकायतों के निवारण में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। उसका कारण मैं ये मानती हूँ कि देखिए डायरेक्ट जो श्रमिक है उसको संतुष्टि हो जाती है, उसका जो बकाया वेतन है या उसने इतनी मेहनत करी है, वो मेहनत के बदले अगर कोई नियोजक उसको विलम्ब करवा रहा है या नहीं दे रहा है कोई पैसा वेतन का, और वो हमारे लेबर इंस्पेक्टर्स दिलवा दें, तो उसकी खुशी देखने लायक होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो बकाया सिद्धों का भुगतान। जी आदरणीय, प्री शूट में हम देख रहे थे एक बहुत सुंदरता दिखाई दी कि आपके यहाँ बड़ा से बड़ा व्यक्ति आया है, एक छोटा वाला भी आया, आपने सबको बहुत इत्मीनान से सुना, उनकी कार्रवाई की, ये तो एक बहुत सुंदर था। दूसरा मैंने यहाँ पाया, क्योंकि मैं सरकार की कई कार्यालयों की भीड़ देखता हूँ, तो वहाँ ना तो तनाव है, यहाँ ना तो आपके पास तनाव है ना दबाव है। और एक बहुत मतलब कान पकड़ कर बोल रहा हूँ कि आपके यहाँ जो प्राय सरकारी कार्यालयों में थोड़ा सा येलो वर्क होता है, वो वैसा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी खूबसूरती को आपने कैसे निर्मित किया है? हमारी टीम अच्छी है। एक आखिरी सवाल ये है, संबल 2 के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। संबल 2 16 मई को मध्य प्रदेश शासन द्वारा लाई गई योजना है। जी पूर्व से ही संबल योजना राज्य शासन में प्रचलित थी। ये एक असंगठित श्रमिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें सभी तरह के ऐसे असंगठित श्रमिकों को जोड़ा गया है जिनका PF ESI नहीं कटता है, जो आयकर दाता नहीं है, या जिनके पास 1 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। जी तो ऐसे 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है, तो ऐसे सभी श्रमिकों को इस योजना में जोड़ा गया है। और इसके माध्यम से किसी की
मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए अनुग्रह सहायता मिलती है सामान्य मृत्यु पर, और अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 4 लाख रुपए उसके परिवार को मिलती है, तो उसको बहुत बड़ा सहारा मिलता है। इसके अलावा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो बच्चे हैं पंजीबद्ध श्रमिक के, उनको निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था की गई है। और साथ ही महिलाएं जो है, अगर कोई पुरुष श्रमिक पंजीबद्ध है तो उसकी पत्नी को प्रसूति होती तो 2 प्रसूति तक प्रसूति सहायता है। अगर महिला स्वयं भी पंजीबद्ध है तो उसकी प्रसूति पर सहायता है। तो इस तरह से सहायताएं हैं जो उनको कहीं ना कहीं, जो श्रमिक वर्ग है असंगठित, उनको सुरक्षा देती है और उनका आर्थिक रूप से मदद करती है। तो ये हैं आदरणीय मेघना भट्ट मैडम, जो कि सहायक श्रम आयुक्त हैं। मैं आदरणीय रविंद्र दुबे जी का भी बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करूंगा, जिन्होंने हमारे एक छोटी सी सूचना पर मैडम के साथ इतना महत्वपूर्ण इंटरव्यू हमें संचालित करने का, संयोजित करने का अवसर दिया। ग्लोबल वेब टीवी, नेशनल हेराल्ड टीवी, प्रभात किरण और कुछ अन्य प्रकाशनों के लिए ये इंटरव्यू मैंने लिया। गौरी शंकर दुबे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं भी आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक बात, मैं आपने दुबे जी का नाम लिया, हमारे श्रम निरीक्षक दुबे जी के बारे में बोलूँगी कि नेशनल लेवल पे इन्होंने पिछली बार प्रतियोगिता जीती है और टीम स्पिरिट इनमें अच्छी है। हमारे सभी जो यंग श्रम निरीक्षक हैं उनको बहुत अच्छी लीडरशिप देते हैं। और एक महत्वपूर्ण इन्होंने बहुत ही सबसे बढ़िया काम ये किया कि इन्होंने बोनस भुगतान में एक तरह का रिकॉर्ड बनाया है पिछले साल। जो भी निरीक्षण में इन्होंने निरीक्षण किया और बोनस भुगतान में कमी पाई है, तो इन्होंने एरियर राशि का भुगतान कराया है बड़ी बड़ी संस्थाओं को, जिसका फिगर आप बहुत ही अचीवेबल है। लगभग 60 लाख के आसपास इन्होंने बोनस भुगतान श्रमिकों को करवाया है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ